अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हमारे साथ हैं जी मेजर जनरल राजन गुज्जर साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। थैंक यू आरजू जी, आपने मुझे बुलाया अपने चैनल पे। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू यू। सेम है सर, बिल्कुल ऐसे ही आपके साथ बात करके हमेशा बहुत कुछ सीखने और समझने को भी मिलता है। तो सर आप लोग जो है वो एक बार फिर जो न्यूज़ आ रही है या आई है वो ये कि यूएस और चाइना जो है आपस में ट्रेड डील भी करेंगे, बातचीत भी हुई है शी जिनपिंग और उनके ट्रम्प के बीच में। क्या देख रहे हैं सर आप आगे, क्या फ्यूचर और कितनी इम्पोर्टेंट रही ये मीटिंग? धन्यवाद आरजू जी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज ये पूरे वर्ल्ड की जियोपॉलिटिक्स को एक्चुअली उथल पुथल कर सकता था अगर ये जो मीटिंग ना होती, और अगर ये चीज ये फैसला नहीं लिया जाता कि एक साल के लिए हम एक इसको मॉनिटरिंग इसको करेंगे। एक साल के लिए हम इसको ऑब्जर्व करेंगे और एक साल तक कोई एक्सपोर्ट की इसको मेजर्स नहीं लगाए जाएंगे एज पर न्यू पॉलिसी ऑफ चाइना। जैसे कि आपका रेयर अर्थ जो अफेक्ट करता है अमेरिका को, और आपका सोयाबीन्स एंड इस तरीके की चीज़ें जो अमेरिका को अफेक्ट कर रही थी। और जो भी टैरिफ जो इसको ट्रम्प ने भी लगाए हैं चाइना के ऊपर 100% लगना था। इसको 1 नवंबर आई थिंक कल है, कल से 100% लगना था, तो वो उसको टैरिफ भी रोल बैक हो गया है। एक्चुअली मुझे एक ना इसको बचपन में एक कहानी थी, एक तोता और एक राक्षस की। तोता या राजा की कहानी थी कि वो राजा की जान तोते में थी, और जब अगर आप उसका गला एक्चुअली दबाओगे तो राजा का भी गला दबेगा। तो यहाँ पर चाइना ने ट्रम्प का गला दबाया हुआ है बिकॉज रेयर अर्थ मटेरियल और सोयाबीन। अब सोयाबीन अगर आप देखें, इसका जो इशू है इस बार अमेरिका में बम्पर क्रॉप हुआ है, और खास तौर पे ये जो फार्मर्स लॉबी है ये ट्रम्प का वोट बेस है। और 2026 में प्राइमरी इलेक्शंस हो रहे हैं, जो आपके प्राइमरीज होते हैं ना, जो मेन इलेक्शन से पहले होते हैं, जिसमें कैंडिडेट्स सेलेक्ट होते हैं, इस टाइप की चीजें होती हैं। तो प्राइमरी 2026 से स्टार्ट है। तो और अगर ये सोयाबीन्स का मुद्दा इसका रिजॉल्व नहीं होता ट्रम्प से, तो ये बहुत एक ट्रम्प को चोट पहुंचने वाली थी। और दूसरा, अगर आप इसका रेयर अर्थ देखें, जितने भी मैग्नेट्स हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, आपके आपके मिसाइल्स हैं, और जो भी वेपन सिस्टम है, आज अमेरिका की जो आर्म्स इंडस्ट्री है वो वर्ल्ड की नंबर 1 आर्म्स इंडस्ट्री है। और अगर 90% आपका जो रेयर अर्थ है, जो आपका प्रोसेस्ड और रिफाइंड की मैं बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बात कर रहा कि डिपॉजिट्स की, बिकॉज डिपॉजिट्स का कोई मतलब नहीं है रेयर अर्थ अगर आप उसको रिफाइन नहीं कर सकते, प्रोसेस नहीं कर सकते, और फिर आप उसको मार्केट नहीं कर सकते। तो जब हम ये देख रहे हैं कि चाइना पूरे वर्ल्ड को ऑलमोस्ट 90 to 95% तो मैग्नेट्स है, 90% ये हर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में लगते हैं, हर एक इसको इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में लगते हैं, चिप्स में, आपके सेमीकंडक्टर्स, ये जो हर एक जगह लगते हैं। और चाइना का पूरे वर्ल्ड का इसमें डोमिनेंस है। तो और अगर चाइना आपका ये नलका बंद कर देता है, तो ये जो अमेरिकन इंडस्ट्री, जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो नारा है ट्रम्प का, ये एक्चुअली फ्लैट हो जाएगा। और दूसरा, ट्रम्प के पास आज चुनौतियां क्या हैं, देखिए वो नहीं चाहता कि एक फ्रंट अभी वो चाइना के साथ अपना खोल दे। ऑलरेडी उसका यूक्रेन में, उसको रशिया के साथ एक फ्रंट अपना खुला हुआ है। मिडिल ईस्ट में और वेस्ट एशिया में हमास के साथ एक स्टेबिलिटी नहीं आई है। पीस अकॉर्ड होने के बावजूद भी इसराइल डिफेंस फोर्सेस ने काफी लोगों को मारा है वहां पे। कोई इसको सीज फायर का हमास ने कोई आई थिंक उल्लंघन किया था, या ये कंफ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आती रहती हैं, यू डोंट नो whom टू बिलीव। तो और तीसरा है कि जो आपका तैवान का मामला है, देखिए तैवान एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। आज लोगों की नजर उस तरफ नहीं जा रही है, बट चाइना इस चीज का फायदा उठा सकता है। और आज
जब ये मीटिंग हुई ट्रंप और जी के बीच में, ताइवान का जो उसको मुद्दा तो डिस्कस ही नहीं हुआ, और वो अमेरिका का एक प्राइम फॉरेन पॉलिसी का कंटेंशन है, कांटा है चाइना के साथ। और अगर आप इसके पीछे भी चले जाएं, जब भी जी और ट्रम्प की बातचीत होती है, उसमें ताइवान हमेशा एक एजेंडा होता है। तो इसलिए इसको जानबूझ के अलग किया गया, बिकॉज ये कंटेंशन इशू है। और अगर ट्रम्प इसको डिस्कस करता तो शायद इसको जी एक्चुअली नाराज हो जाता, और फिर ये इसका रेयर अर्थ वाला मामला है, ये इसका ठप हो जाता। तो मुझे अभी लग रहा है, देखिए आपको समझना पड़ेगा, हर एक जगह अमेरिका की प्रॉब्लम आएगी, इसलिए अमेरिका ने समझौता किया है, बिकॉज अभी अमेरिका के पास और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। और इसकी जो सप्लाई चेन है, आपको इसको भी एक्चुअली समझना पड़ेगा। इसका जो आपका जो सप्लाई चेन, आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो बाकी कंट्रीज में सप्लाई होता है, अमेरिका के जो भी आपके एक्सपोर्ट ऑर्डर्स, इंपोर्ट ऑर्डर्स आते हैं, तो वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। इससे बाकी देशों के ऊपर भी फर्क पड़ेगा, उनकी इकोनॉमी पे भी फर्क पड़ेगा, अमेरिका की इकोनॉमी पे फर्क पड़ेगा। और हम इसको इंडिया में भी फेस करेंगे, बिकॉज अभी जो इसका इम्पैक्ट जो इसको रेयर अर्थ का है, वो इंडिया में भी होगा, बिकॉज इंडिया भी ऑलमोस्ट 90% डिपेंडेंट, जैसे कि हम ऑयल और एनर्जी के लिए भी डिपेंडेंट है, और काफी देश डिपेंडेंट है, पाकिस्तान भी डिपेंडेंट है। तो जो ये आने वाले वक्त में आप चीजें यू नोट करना, एक चीज, आपका जो मेन मुद्दा आपका बनेगा, आपका रेयर अर्थ एलिमेंट्स, 17 एलिमेंट्स हैं ये, और ये बहुत ही क्रिटिकल है। और जितनी भी इसकी माइनिंग है, ज्यादातर चाइना में होती है। और अभी म्यांमार में भी, अगर आपने चाइना की तरफ जो म्यांमार का आपका बॉर्डर है, वहां पे भी 300 माइंस हैं आज की डेट में, जो चाइना को सप्लाई करती हैं सारा रॉ मटेरियल। वो 300 माइंस का वो चाइना लेता है वहां से, बॉर्डर के थ्रू, अपनी प्राइवेट कंपनीज जो वहां पे माइनिंग कर रही हैं म्यांमार में, वो प्राइवेट कंपनीज के थ्रू चाइना इसको लेता है, और इसको कोई भी रोक नहीं पा सकता वहां पे। तो जब इस तरीके की जियोपॉलिटिक्स हमको देखने को मिल रही है, तो मुझे ये लगता है कि बहुत ही सेंसिबल ये फैसला हुआ है। एक साल में अमेरिका कोशिश करेगा कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढने के लिए, बट आपकी जानकारी के लिए, एक एक माइन को अगर इसको शुरुआत अमेरिका एक्चुअली करता है कि इसको माइंस इसको क्रिएट करनी है, तो उसमें 5 साल लगते हैं, और उसमें उसको रिफाइनिंग के लिए उसको 10 साल लगते हैं। तो इसका मतलब कि ये 15 साल का प्रोग्राम है। अमेरिका अगर इसको फास्ट फॉरवर्ड भी कर देगा तो 8-10 साल में कंप्लीट कर पाएगा, उससे पहले नहीं कर पाएगा। सो मुझे इसको लगता नहीं है कि एक साल में अमेरिका के पास ऐसा कोई जादुई छड़ी होगी कि अब देखिए, अब कंट्रीज अमेरिका कहाँ जाएगा रेयर अर्थ के लिए? एक है ऑस्ट्रेलिया, जापान और आशियन कंट्रीज। ये कंट्रीज हैं जहां पे आपको रेयर अर्थ आपको मिलेगा, और यहाँ पे इनको माइनिंग अपनी करनी पड़ेगी, बिकॉज पहले ये लोग डिपेंडेंट थे चाइना के ऊपर। 150 कंट्रीज आज चाइना अपने बेल्ट रोड इनिशिएटिव में 150 कंट्रीज की इकोनॉमीज को कंट्रोल करता है चाइना, और अमेरिका को पिछड़ गया इस चीज में। अमेरिका अपने आप को नंबर 1 सुपर पावर बुलाता है, बेशक उसकी फौज और उसकी जो न्यूक्लियर पावर है या उसकी नेवी है, वो आज की डेट में चाइना से बेहतर है। बट अगर आप इकोनॉमिक स्ट्रेंथ देखें, मिलिट्री स्ट्रेंथ को अगर आप एक साइड में रखें, और अगर आप इकोनॉमिक स्ट्रेंथ देखें, तो अमेरिका अभी पिछड़ता जा रहा है। तो मुझे लगता है कि चाइना की एक मास्टर स्ट्रोक है, बिकॉज चाइना के पास एक ऐसी चीज है जिसको वो लिवरेज की तरह इस्तेमाल कर सकता है। अब भारत के ऊपर अगर ट्रम्प ने टैरिफ लगाए, 50% लगा दिए, अब भारत के पास ऐसी कोई लिवरेज नहीं है जो ट्रम्प को हम उसको लिवरेज की तरीके से हम ट्रम्प को लाइन पे लाए। हमारे पास बस एक ही लिवरेज है ट्रम्प के साथ, और वो है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो हमारी है। और आज ही न्यूज आई थी कि
यूएस और इंडिया ने अपना 10 साल की एक डिफेंस एक एग्रीमेंट अपना साइन अपना कर लिया है कोलैबोरेशन के लिए, एक दूसरे को टेक्नोलॉजी और इसको शेयरिंग के लिए। तो ये एक वेलकम न्यूज़ है, बिकॉज़ फरवरी में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी 13 फरवरी को गए थे इसको वाशिंगटन को, ये उस टाइम पे ये डील फॉर्मलाइज हुई थी। बट आज की जो न्यूज़ है ये साइन हुई है, तो इंडिया के लिए एक मैं सोचता हूँ एक किरण है, एक ग्लिमर ऑफ होप है कि आने वाले वक्त में अमेरिका के साथ हमारे रिलेशंस भी इम्प्रूव हो। बिल्कुल सर, खैर इम्प्रूव तो होने भी चाहिए, इसलिए कि पहले भी काफी बेहतर रहे थे रिलेशन। ये तो बीच में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से इस वक्त ऐसा लग रहा है कि टेंशन है दोनों कंट्रीज में। लेकिन सर, चाइना और अमेरिका की तो कभी बनी नहीं। हम तो हमेशा से यही सुनते आए कि पहले तो जब हम कॉलेज में या स्कूल में थे तो ये भी सुनते थे कि चाइना जो है वो नेक्स्ट सुपर पावर बनने जा रहा है और अमेरिका इसलिए बड़ा परेशान है। और उसके बाद होते होते चाइना बहुत ज्यादा बैकफुट पे चला गया और अब लगता नहीं कि वो इतनी जल्दी कोई इस कंपटीशन में आगे आ सकेगा कि वो अमेरिका को चैलेंज करे। लेकिन दोनों की बातचीत भी नहीं होती थी। अब तो काफी अरसे के बाद सर ये देखने में आ रहा है कि दोनों कंट्रीज बात कर रही हैं। तो कितने अरसे चलते देख रहे हैं आप इस दोनों कंट्रीज की बात को? इसको मुझे ऐसे लगता है कि इस चाइनीज लीडरशिप ने भी रियलाइज किया है कि अमेरिका से कॉन्फ्लिक्ट करके चाइना को ही नुकसान होगा। बिकॉज अगर चाइनीज इकोनॉमी को अगर आप देखें, इंडो पैसिफिक में भी ऑकस की भी अभी अभी बीच में एक स्टेटमेंट आई थी, जो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर जब मिले थे प्रेसिडेंट ट्रंप से, तो एक ऑकस को और मजबूत करने की बात हो रही थी। अब देखिए आप, ये जो क्वाड है इसको ट्रंप ने बैक बर्नर पे रख दिया है। बिकॉज अगर आप ट्रंप 1.0 देखें तो क्वाड को ट्रंप ने ही रिवाइव किया। अब क्वाड इज परसीव्ड एज अ एंटी चाइना ऑर्गेनाइजेशन। तो ट्रंप को ऐसा लग रहा है कि बिकॉज क्वाड के पास तो मिलिट्री पावर तो थी नहीं, तो इट वाज नॉट अ मिलिट्री अलायंस, इट वाज बेसिकली इकोनॉमिक अलायंस। उसमें क्लाइमेट चेंज भी था, उसमें एंटी टेररिज्म, काउंटर टेररिज्म, इस तरीके की चीजें थी। तो वो ट्रंप ने रियलाइज किया कि उसका प्रेशर चाइना पे वो डाल नहीं सके जिस तरीके से एक क्वाड का गठन किया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता, ये मेरी रीडिंग है, there'll be many people who don't agree with my sort analysis। जब मैं डिस्कशन में जाता हूँ टीवी पैनल्स में, तो अभी भी कुछ लोग समझते हैं कि क्वाड में दम है और क्वाड एक रेलेवेंट ऑर्गेनाइजेशन बन के निकलेगा। मुझे लगता नहीं है ये एक रेलेवेंट ऑर्गेनाइजेशन बनेगा, और अगर इसको अमेरिका का सपोर्ट नहीं होगा तो ये तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि क्वाड एक जो एक काउंटरवेलिंग फोर्स चाइना के लिए बनाया था वो नहीं, अब वो ऑकस की तरफ एक्चुअली ज्यादा ध्यान है। और इसको ऑकस क्योंकि एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, इंडो पैसिफिक में अमेरिका अपना दबदबा चाहता है, क्योंकि साउथ चाइना सी में जो 7 कंट्रीज हैं जिसको चाइना डोमिनेट कर रहा है, और उनको पानी में अपने जो उनके जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स हैं उनको भी उसको यूज नहीं करने दे रहा है चाइना। वो अपनी हेजमनी बना के रखा है साउथ चाइना सी में। और आपने देखा स्प्राटली आइलैंड्स का में उसको कब्जा कर लिया चाइना ने, और वहां पे मिसाइल बेसिस अपने लगाए हैं और उनके अपने मिसाइल्स डिप्लॉयड है वहां पे। और अभी बीच बीच में ताइवान के ऊपर भी ये इसको दबाव चाइना अपना डालता रहता है। और ये फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की हम बात करते हैं, जो अमेरिका बार बार ये अपना एयरक्राफ्ट कैरियर और अपनी गनशिप्स को भेजने की कोशिश करता है साउथ चाइना सी में, वो भी बहुत कम हो गया है अभी। बिकॉज पहले अमेरिका इसको बहुत रेगुलरली करता था, पर अब हम देख रहे हैं कि इसमें भी एक इसकी फ्रिक्वेंसी कम होगी। और एक चीज और इम्पोर्टेंट है आरजू जी, के जो ताइवान को अमेरिका जो खुलेआम अपनी स्टेटमेंट्स देता था कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, आज वो ताइवान को उतना सपोर्ट देने के लिए तैयार नहीं है। बिकॉज उसको लगता है कि उसको अपनी जो इंटरनल स्ट्रेंथ और जो वीकनेसेस हैं आज अमेरिका में, आपकी इमिग्रेशन का इशू हो गया और आपके बॉर्डर इश्यूज हैं,
आपकी इस मेक्सिको के साथ, कनाडा के साथ, इस तरीके के, वो सोचता है कि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अमेरिका के लिए। और दूसरा जो एक अमेरिका ने अपना जो फोकस वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट से कम कर दिया था, और अपने जो उनके 10 या उसको 12 एक्चुअली बेसेस हैं उसको मिडिल ईस्ट में, उसमें आज की डेट में उसकी ट्रूप्स की जो स्ट्रेंथ है वो इट इज लेस देन 40,000, और एक टाइम पे 1 लाख से ऊपर होती थी। तो अब उसका फोकस अमेरिका का मुझे लगता है मिडिल ईस्ट पे ज्यादा जाएगा, बिकॉज चाइना काफी इंटरेस्ट मिडिल ईस्ट में ले रहा है, सऊदी अरेबिया के साथ अपने रिलेशन इंप्रूव कर रहा है, और ईरान के साथ अपने रिलेशन इंप्रूव कर रहा है। तो मुझे लगता है अमेरिका का ज्यादा फोकस मिडिल ईस्ट में रहेगा, और इंडो पैसिफिक में उसका फोकस कम रहेगा। और इसी से जो आपके पूरा आपका जियोपॉलिटिक्स वर्ल्ड का आपका इसमें बदलाव आएगा। और लास्ट पॉइंट है आपका जो एक इसको बहुत एक इम्पॉर्टेंट आपने ऑब्जर्वेशन इसको रेज करी है कि चाइना और अमेरिका के बीच में कभी दोस्ती नहीं हो पाएगी। यू सी, यू कैन हैव स्ट्रेटेजिक स्टेलमेट, बिकॉज जब तक आपके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में कन्वर्जेंस नहीं होगी, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा आपके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में, तो आप इसको दोस्ती कर पाएंगे। बट अगर आपका कॉन्फ्लिक्ट होगा स्ट्रेटेजिक आपके इंटरेस्ट में, तो आप कभी भी दोस्त नहीं बन पाएंगे। एंड फॉर दिस रीजन आई ऑल्सो से कि चाइना और भारत का भी यही है, क्योंकि स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हमारे कन्वर्ज नहीं करते चाइना से, बिकॉज चाइना wants to occupy every piece of land, जो भी इसको लैंड है उसको कंटेंशियस बना के, विवादित उसको बना के वो उस पर कब्जा करना चाहता है। अपने बॉर्डर लॉज भी उसने इनेक्ट किए नए, उसने अपने बॉर्डर लॉज अपने बनाए हैं चाइना ने। तो वो क्यों बनाए हैं? वो जो भी लैंड आज उसके कब्जे में है वो उसको लेजिटिमाइज करना चाहता है, वो भारत को वापस नहीं देना चाहता। तो उसको मुझे ये लगता है कि ये जो हमारे साउथ एशिया में है, ये बॉर्डर इशू को इसको अलग रख के अभी अभी बातचीत हो रही है इंडिया के साथ, और ट्रेड भी हो रहा है, बिकॉज चाइना समझता है कि इंडिया इज अ वेरी बिग मार्केट, और इंडिया से उसको $130 बिलियन का उसको ट्रेड मिलता है, तो वो उसको क्यों जाया करेगा। और इसलिए वो एक बॉर्डर डिस्प्यूट को वो एक बार बार बातचीत भी करता रहता है, बोलता है हम इसको रिजॉल्व करेंगे करेंगे, पर होने वाला कुछ नहीं है। जो सर ट्रेड तो कभी रुकी ही नहीं भारत और चाइना के बीच में। हाँ, ट्रेड तो कभी रुकी भी नहीं, बिकॉज उसमें भारत की भी जरूरत है। देखिए, इट इज टू वे ट्रैफिक, इट इज नॉट अ वन वे ट्रैफिक, बिकॉज भारत की इकोनॉमी भी उस पर डिपेंडेंट है। आप तो जानते हैं कि जिस तरीके से जो सामान आता है चाइना से, उसके और जो उसकी क्वालिटी और कॉस्ट है और उसकी प्राइसिंग है, वो शायद भारत अभी तक उसको मैन्युफैक्चर नहीं कर पाया। दो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कोशिश कर रहे हैं कि एक जागरूकता लाने के लिए लोगों में कि इस बाहर का सामान ना खरीदें और हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग बेस को इम्प्रूव करें, उसमें टाइम लगेगा। अब जो आत्मनिर्भर भारत हम बोलते हैं कि एक स्लोगन है, तो ये कोई इंस्टेंट सोल्यूशन नहीं है, इसको 10-15 साल लगेंगे। चाइना को भी 20-25 साल अपना लगे अपनी इकोनॉमी को बनाने के लिए। तो जब चाइना ने 20 साल का टाइम लिया, तो भारत तो जो उससे ज्यादा ही टाइम लेगा इसको स्टेबलाइज करने के लिए। तो मुझे लगता है कि अभी इट्स वर्क इन प्रोग्रेस, टाइम लगेगा, और जब तक इट्स वर्क इन प्रोग्रेस we will continue to remain dependent on China, and China is also realizes that India is a very good market. तो चाइना भी उसको नहीं बंद करना चाहता, चाइना ने भी बंद नहीं किया। तो आपने ये देखा, तो फ्लाइट्स वगैरह बंद हो गई थी, डायरेक्ट फ्लाइट्स आपकी बंद हो गई थी, बट ट्रेड बंद नहीं हुआ था, और वो इनडायरेक्ट रूट से हो रहा था ट्रेड। तो अब तो डायरेक्ट फ्लाइट्स भी स्टार्ट हो गई हैं। तो आई थिंक ये जो ट्रेड का मुद्दा है और जो लैंड का मुद्दा है, बॉर्डर का मुद्दा, इनको अलग अलग रख के आई थिंक इसको कंपार्टमेंटलाइज अलग अलग करके इसके ऊपर हमारी चाइना के साथ यू फ्रेंडशिप आगे बढ़ेगी। और अमेरिका भी अभी अपने वक्त का इंतजार कर रहा है। आज अमेरिका इज
is on the back foot because China has got the rare earth, तो उससे अब अमेरिका को कितना टाइम लगेगा इसको बनाने में, किस टाइप की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने में, वो वक्त ही बताएगा। बिल्कुल ऐसा ही है सर, और कभी सोचा नहीं था कि कभी अमेरिका भी बैकफुट पे जाएगा, लेकिन वो भी देख लिया, तो उम्मीद करते हैं कि आगे जो है काफी ज्यादा चेंजेस जो है वो आएंगे, और होपफुली और आई विश के कुछ पॉजिटिव चेंजेस आए, क्योंकि पहले तो एक तरह का अपनी जो हमारे यहाँ कहते हैं ना चौधराहट बना के अमेरिका ने रखी हुई थी, तो उसमें से वो निकले। बहुत शुक्रिया सर कि आप, जी सर बहुत शुक्रिया आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद सर, शुक्रिया, थैंक यू।